15 साल दोनों ने राज किया है और न तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या का हल निकला, न शिक्षा की स्थिति में कोई सुधार, न स्वास्थ्य की स्थिति में कोई सुधार। तो गरीब लोग हर तरह से परेशान हैं, तो फिर उनके ऊपर लोग कैसे भरोसा करेंगे। प्रदर्शन के मामला में बिल्कुल फिसड्डी हैं दोनों, तो स्वाभाविक रूप से जनता नयापन चाहती है, इसलिए दोनों को जनता रिजेक्ट करेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आज नीतीश जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो व्यवहार में तो वही हो रहा है ना। बड़ी पार्टी का ज़्यादा चलता है किसी भी गठबंधन में। नमस्कार, बोलता बिहार में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जो आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टी के जो एक फ्रंट है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, उसकी तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। क्यों ऐसा लगता है कि ये एक विकल्प हो सकता है? क्या जो अभी तक के बने विकल्प हैं वो ठीक नहीं है क्या बिहार में? ये तो जनता से पूछ लीजिए। 15 साल दोनों ने राज किया है और न तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या का हल निकला, न शिक्षा की स्थिति में कोई सुधार, न स्वास्थ्य की स्थिति में कोई सुधार। तो गरीब लोग हर तरह से परेशान हैं, तो फिर उनके ऊपर लोग कैसे भरोसा करेंगे। इसलिए दोनों लोगों को मौका भी लोगों ने दिया, उनके कामकाज को भी देखा। प्रदर्शन के मामला में बिल्कुल फिसड्डी हैं दोनों, तो स्वाभाविक रूप से जनता नयापन चाहती है, इसलिए दोनों को जनता रिजेक्ट करेगी। आप शिक्षा को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये कोई कभी चुनावी मुद्दा बन सकता है क्या? अरे भैया, चुनावी मुद्दा जब तक नहीं बनेगा, जनता जब तक इस मुद्दा को आधार मानकर वोट नहीं देगी, तब तक जनता की परेशानी नहीं दूर होगी। इसलिए जनता हमारे मुद्दों को इस बार हाथों हाथ ले भी रही है। आपका एक अनुभव इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसके पहले आप यूपीए गठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस रहे, उसके पहले एनडीए गठबंधन में भी रहे। तो क्या जिन गठबंधनों में इसके पहले रहे हैं वहाँ पर इस तरह के सामाजिक इक्वेशन के असरसन की बात नहीं करते थे? उदाहरण के तौर पर अभी जो आपने फ्रंट बनाया है उसमें दलित की पार्टी का रिप्रेजेंटेशन, ओबीसी की पार्टी का रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिमों के बीच पॉपुलर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन, तमाम चीज़ों को एक साथ रखा है। क्या जब एनडीए यूपीए में रहते समय इस तरह के इक्वेशन साधने में फेल रहे हैं? नहीं भैया, वहाँ हम बहुत छोटे पार्टनर के रूप में थे ना। वहाँ जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आज नीतीश जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो व्यवहार में तो वही हो रहा है ना। उसी तरह से देख, मतलब सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर, सही बात है, इसको स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है। बड़ी पार्टी का ज़्यादा चलता है किसी भी गठबंधन में, तो इसलिए वहाँ रहकर हम बहुत कुछ कर सकते थे, कैसे सोचा जा सकता है। अभी क्या उम्मीद लग रही है, क्यों किस विकल्प के रूप में देखें? क्या पोस्ट इलेक्शन की जो एक कंडीशन बन जाएगी, अगर हंग असेंबली जैसा कुछ आता है, आपकी जो भूमिका जो सीटों के रूप में होगी, उसमें कैसे आप देख पाएंगे कि बार्गेनिंग स्टेक है कुछ सरकार बनाने में, या फिर मजबूरी में आपको एक साइड ही बैठना पड़ेगा? अभी हम अपने गठबंधन की बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए चुनाव के मैदान में हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। अभी आखिरी सवाल के रूप में ये कि आपके गठबंधन में ओवैसी जी शामिल हैं, तमाम आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। क्या उनको गठबंधन में भी एक हद तक साइडलाइन किया गया था, या फिर अब जाकर इसी तीसरे फेज में ही उन पर हमले हो रहे हैं? इसमें आपकी तरफ से कुछ नहीं, सिर्फ विपक्षी लोग हमलावर हो रहे हैं। अभी उन पर कल से बहुत सारी बयानबाजियां आनी शुरू हो गई हैं, जब सीमांचल में चुनाव। इसलिए ऐसी स्थिति थी कि 2 फेज के पहले शुरुआत में इन लोगों ने महत्व ही नहीं समझा था कि हमारे गठबंधन का क्या महत्व है और कितना मजबूत हम लोग हैं। अब जो मतदान हुआ है 2 फेज में, उसको देखकर इन लोगों को खतरा अब ज़्यादा लगने लगा है, इसलिए लोग बोल रहे हैं। लेकिन इनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह की भाषा का प्रयोग लोग कर रहे हैं ओवैसी जी के लिए, हमने कहा है कि वैसी भाषा का प्रयोग लोग ना करें, नहीं तो वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, उस तरह की बात करेंगे, तो हम लोग भी चुप नहीं बैठे करें। हम कानून से सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन कानून चलाने वाले लोग अगर सुरक्षा नहीं देंगे और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं करेंगे, तब तो मजबूरी में हम लोगों को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा ना।